हेलो एवरीवन। आज हमारी जो कि इंजीनियरिंग की क्लास अभी बहुत दिनों से कुछ डिमांड पे थी इतनी कि इंजीनियरिंग की क्लास नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है। सो आज हम इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। मैं हूँ हिरेंद्र और मैं एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग SVCAT IGKB के भी रायपुर से। सो मैं आज आप लोगों की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लासेस लूंगा आज से। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा फार्म मशीनरी एंड पावर। ठीक है। फार्म मशीनरी, फार्म मशीनरी के बारे में तो हम स्टार्ट करते हैं। फार्म मशीनरी के बारे में। फार्म मशीनरी जो कि हम फार्म पे जो जो मशीनरीज यूज करते हैं और हमारे जो फार्म पावर सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना। यह है हमारा फार्म पावर। और फार्म मशीनरी मतलब जो मशीन्स हम फार्म पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये छोटी मशीन्स हैं, ये बड़ी मशीन्स हैं। फिर उसके बाद हमारे फार्म पावर सोर्सेस हैं, तो एनिमल पावर है, ह्यूमन पावर है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो हमारा पहला चीज है फार्म पावर, फार्म मशीनरी एंड पावर, और ये है फार्म मशीनरी। तो फार्म मशीनरी, फार्म पावर सोर्स के लिए जो हम मशीन्स यूज करते हैं अपने फार्म में, पावर सोर्स के लिए सबसे पहले क्या होता था कि ह्यूमन ही काम करता था। जब मैं पहले मशीन नहीं होती थी तो कौन काम करता था खेतों पे? एक ह्यूमन ही काम करता था। ठीक है। ह्यूमन ही काम करता था। फिर अपने साथ उन्होंने एनिमल को इन्वॉल्व किया। एनिमल के साथ साथ अब धीरे धीरे उनकी और रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। जैसे जैसे पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती गई उसमें हमने मैकेनाइजेशन लाना चालू किया। मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों का उपयोग, एग्रीकल्चर में मशीनों का उपयोग करना हमने चालू कर दिया। ये हमारा मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब मैकेनाइजेशन के बाद हमने फिर शिफ्ट हुआ, हम टेक्नोलॉजी पे आना चालू कर दिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी पे हम जब आए तो हमारा काम इतना आसान हो गया कि हम बैठे बैठे ही काम को, इतने एक काम से दूसरे काम पे हम कर सकें। ठीक है। तो ये है हमारा फार्म मशीनरी, एग्रीकल्चर में मशीनों को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है। तो ये है हमारा फार्म पावर के सोर्स। ये हमारी सारी चीजें क्या है, फार्म पावर के सोर्सेस है। ओके। फिर है इसमें आता है फार्म मशीनरी। अब हम इसमें मशीन क्या क्या यूज कर रहे हैं, उन कार्यों को, जैसे हमारे नॉर्मल टिलेज का है, सीडबेड प्रिपरेशन के लिए है, इन सारी चीजों के लिए हम जो जो मशीनरीज यूज कर रहे हैं, तो वो हम वो सारी मशीनरीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला चीज, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फार्म पावर्स के बारे में। फिर हम आएंगे टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में। तो टिलेज है हमारा प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, सीडिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। इन सारी मशीनरीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमारा चीज आता है फार्म पावर के बारे में। फार्म पावर मतलब हमारे फार्म में काम करने के लिए कौन कौन से पावर हमारे पास अवेलेबल है। ओके। फार्म पावर। सो पहला चीज मैंने बताया कि आपको ह्यूमन पावर, ह्यूमन ही है जो खेतों पे काम करता है, एक इंसान ही है जो खेतों पे काम करता है। तो एक मैक्सिमम हम देखें पावर की बात। ठीक है। तो ये क्या होता है कि 0.1 HP जो हमारा ह्यूमन डेवलप कर पाता है। एक ह्यूमन की हम बात करें नॉर्मल, इसमें देखिए कि इसमें वेरिएशंस है। पहला अगर हम मैन की बात करें तो वो 60 वॉट डेवलप कर पाता है। ठीक है। फिर वुमन की बात करें 48 वॉट। फिर चिल्ड्रन की बात करें 30 वॉट। तो ऐसे ये है हमारा जो कि पावर, जो हमारा जो फार्म में डेवलप कर पाता है, इसकी एक साइकिल होती है। जैसे कि वो 8 घंटे तक, जैसे हम एक लिमिट सेट करते हैं कि वो 8 घंटे तक जब वो काम करेगा, एक मैन जब वो काम करता है, तब वो लगभग 0.1 HP का पावर या फिर 75 वॉट का जो पावर है वो डेवलप कर पाता है। ठीक है। ये हमारा एक ह्यूमन का पावर साइकिल, जो कि एक दिन भर में अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.1 HP पावर डेवलप कर पाता है। ठीक है। वैसे ही हमारा होता है नेक्स्ट, जब हम मैन ह्यूमन पावर से बाद अब नेक्स्ट आते हैं, जब ह्यूमन, इतनी सारे हम एक साथ ह्यूमन नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसमें एनिमल पावर को भी इंक्लूड करते जाते हैं। जब एनिमल पावर उसमें इंक्लूड होता है तो हमारे काम, वर्क इफिशियंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है हमारी। ठीक है। जो काम करने की क्षमता, क्योंकि कोई भी इंसान हमारा जो कि उसकी सेल्फ वेट कितनी होती है, मुश्किल से 7, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो 50, 60, 70, 80 इतना वेरी करता है, आगे भी जा सकता है। ठीक है। उनकी इफिशियंसी भी दिन भर में कितनी होती है, 0.1 HP। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, एनिमल्स हमसे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, उनकी बॉडी वेट कहीं ज्यादा होती है और वो ज्यादा कैरी कैपेसिटी होती है उनकी, ज्यादा
खींचने की जो कि पुल पावर ज्यादा होती है। तो इस कारण से हमारी जो, अगर हम नॉर्मल एक बैल की बात करें, एक बुलक की बात करें, तो क्या होता है, 10% ऑफ बॉडी वेट, वो अपने बॉडी वेट का 10% लोड, अगर कोई भी हमारा जो बुलक है 50 kg, 500 kg का है, सॉरी 500 kg का है, तो वो अपना 50 kg तक का वो लोड इजिली वो खींच सकता है, या फिर पुल कर सकता है, या फिर हम उसको लिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है बफेलोस की। बफेलोस कहीं ज्यादा, उससे थोड़ा सा और पावरफुल होता है वो। ठीक है। तो उसकी जो बॉडी वेट, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, उसके सहन शक्ति, मतलब उनकी खींचने की ताकत कितनी होती है, तो वो उनसे बैल से बढ़ जाती है, जो कि कितना बढ़ जाता है, 12% ऑफ बॉडी वेट। फिर आता है हमारा कैमल का। कैमल क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब जगह पे वो सरवाइव करता है, रेगिस्तान में जैसे, जहां पे पानी की कमी होती है, और उसमें काफी टॉलरेंस होती है, और उसमें टॉलरेंस की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, 80% ऑफ बॉडी वेट वो, क्योंकि हमने कभी देखा होगा कि जो बाहर से जो लोग आते हैं, कई बार वो ऊंट लेकर होते हैं, तो वो जितने भी अपने सामान है उनको कैरी करा देते हैं वो उसको। ठीक है। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि उसकी बॉडी वेट भी इतना इतना विशाल का शरीर होता है उसका, उसकी बॉडी वेट होती है उसका 18%। सोच लीजिए, इतना वो आसानी से कैरी कर सकता है। फिर आता है डंकी, जो कि गांव में आसानी से हम लोगों को देखने को मिल जाता है। डंकी जो कि उस पे लदा होता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर लदा होता है, जिसको हम सील बोलते हैं। तो वो सारी चीजें, वो 32% ऑफ बॉडी वेट को कैरी कर सकता है। तो हमारे जो कि इंजीनियरिंग में जो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो इन चीजों से बनते हैं, जैसे कि, ठीक है, ये पूछ दिया कि हमारा जो बुल है वो कितने परसेंट ऑफ बॉडी वेट पे करता है। तो नॉर्मल हमारे क्वेश्चंस क्या आएंगे, 20, 32, इसमें सारे, ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे। तो सबसे हमें ये इतने सारे ऑप्शंस में से हमें, और इसमें एक चीज और आता है, म्यूल्स। ठीक है। म्यूल्स का जो होता है वो अप्रोक्स हमारा 28% ऑफ इट्स बॉडी वेट होता है। ठीक है। जो हम खच्चर बोलते हैं, ठीक है, गधे और घोड़े का जो एक हाइब्रिड जो वो डेवलप किया गया है, वो है म्यूल्स, खच्चर। उसका होता है 20% ऑफ बॉडी वेट। ओके। सो ये होता है एक एक्स्ट्रा चीज उसमें, जो इसमें नहीं दिया गया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है कि हमने जब एक नॉर्मल बुल की हमने एक बात की, अब नॉर्मल बुल के बाद हमारा आता है, नॉर्मल बुल के बाद हमारा आता है मैक्सिमम पावर यूज ऑफ पेयर ऑफ बुलक। पेयर ऑफ बुलक, एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी बैल हमारा कितना डेवलप करता है, वो लगातार अगर हमारे पे काम कर रहा है, अगर मान के चलिए, जैसे मैंने बोला आप लोगों की 8 घंटे की लिमिटेशंस होती हैं, तो 8 घंटे अगर वो काम करता है, तो वो 1 HP तक का पावर डेवलप कर सकता है। 1 HP, एचपी का मतलब आप समझ रहे होंगे, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, जिसको हम, ये हमारा पावर को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जैसे हमारा, अगर हम घोड़े से काम कराएं, तो हमारा घोड़ा 1 घंटे में जितना काम कर पा रहा है, ठीक है, उस वो उसके बेसिस पे हम बाकी चीजों को हम कंपैरिजन करते हैं कि उसके कंपैरिजन में हमारा बैल है, हमारा भैंस है, डंकी है, ठीक है, और भी चीजें हैं, म्यूज की बात की, जितने भी हमारे जो कि एनिमल्स हैं जिसको हम पावर सोर्स के रूप में यूज करते हैं, वो उसके कंपैरिजन में कितना काम कर पा रहा है, ये चीजों को हम, इसी कारण से हम इसको पावर सोर्स के रूप में यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, अब ह्यूमन पावर हो गया, एनिमल पावर हो गया। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल पावर के बारे में। ठीक है। सो मैकेनिकल पावर आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आजकल हम मैकेनिकल पावर हर जगह हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फार्म से लेके हम रोड व्हीकल, जितने भी हमारी मोटरसाइकिल्स हैं, हमारी ट्रक्स हैं, कैरिंग जो हमारी लोड कैरिंग के लिए जो होती ट्रक्स होती हैं, बसेस होती हैं, जितने भी हमारी कार्स होती हैं, सभी क्या है, ये हमारे मैकेनिकल है, मशीन पावर है। मशीन पावर, सो मैकेनिकल पावर में हमारा दो चीजें आती हैं। पहला होता है आईसी इंजन, और होता है ईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। ओके। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन मतलब जो फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं, ईंधन, जो पेट्रोल डीजल, ये है हमारा फ्यूल। ठीक है। पेट्रोल पेट्रोल या फिर डीजल जो हम यूज कर रहे हैं, वो कहां बर्न हो पा रहा है, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन कहां हो रहा है, अंदर में बर्न हो रहा है।
ठीक है, अंदर में बर्न हो रहा है और जो पावर डेवलप कर रहा है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब फ्यूल की जो दहन की प्रक्रिया है, कंबशन की प्रक्रिया है, वो कहां हो रही है, इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ओके, इनसाइड द इंजन सिलेंडर, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोल रहे हैं। ओके, इंटरनल कंबशन इंजन जो, हाँ, आज हम जितनी भी मोटरसाइकिल्स, बसेस, कारें, जितने भी हम यूज करते हैं, वो सारे इंटरनल कंबशन इंजन ही होते हैं। आज हमारे ट्रेन से भी हम सारी चीजें इंटरनल कंबशन या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, ये सारी चीजें इंटरनल कंबशन होती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन की। एक्सटर्नल कंबशन इंजन आपने अभी तक कि हमारे प्रैक्टिकल में जनरली यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, बट पहले जब यूज किया जाता था तो पहले आप जो लोकोमोटिव जो हमारा यूज होता था, पहले कोयले से चलने वाली ट्रेन, कोयले से जो चलने वाली ट्रेन थी, वो थी हमारी जो कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता था कि सबसे पहले इसको सामने, मतलब इंजन में पहले वहां पे कोयल को जला दिया जाता था, जला के उसमें पानी गर्म करके, पानी गर्म किया जाता था, पानी गर्म करके सामने उसमें सिलेंडर पे प्रेस किया जाता था। होता क्या था उसमें कि पानी वेपर में कन्वर्ट होता था, भाप बनता था उससे, भाप बन के वो इतने हाई प्रेशर से जाता था, और उसमें जो सिलेंडर से लगे होते थे, ओके, आगे मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, सिलेंडर्स लगे उसको वो पुश कर रहा था, उससे वो जो हमारी व्हील्स हैं वो रोटेट होती थी, और ये है उसका सारा प्रोसेस जो उससे हमारी व्हील्स आगे बढ़ती थी। तो ये है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ओके, सो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारी मैकेनिकल अगर पावर की बात करें तो हमारा आईसी इंजन और ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जहां फ्यूल की जो हमारी फ्यूल भी, हमारा कोल भी एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है, तो कोल का जो हम बर्निंग कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। मतलब जो हमारा सिलेंडर है जहां पे हम स्टीम को डाल रहे हैं, वो उससे बाहर जब हम बर्न कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। सो आजकल हमने सब बहुत सारी चीजें, हमारी ट्रेनें भी इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, हमारी मोटरसाइकिल भी इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, हमारी कारें भी इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, लगभग हम शिफ्ट होने वाले हैं काफी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एरा में। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक, अभी तो इलेक्ट्रिकल इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम मैकेनिकल्स पावर के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, हम सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या होती है। जैसे विंड एनर्जी, विंड मिल के थ्रू हम यूज कर पा रहे हैं, टाइडल एनर्जी हो गया, हम उसको यूज कर पा रहे हैं। फिर हमारे पास और है बायोमास एनर्जी, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी हम अभी देखते हैं कि हर जगह सोलार पैनल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सन पावर को हम यूज कर पाए। इन सारी चीजों के लिए सोलार पावर, ये, और बायोगैस एनर्जी, बायोगैस हम नॉर्मल जो फूड हमारे घर में वेजिटेबल बायो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, उन सारी चीजों से हम बायोगैस कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारे कुछ पावर सोर्सेस हैं जो हम अपने फार्म पे यूज करते हैं। रिन्यूएबल से हम यूज कर रहे हैं अपने फार्म पे। आजकल आपने पंपिंग, जो कि सोलार पंप की बात सुनी होगी, ठीक है, तो सोलार पंप जो हम अपने फार्म पे यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, ट्यूबवेल्स चलाने के लिए, ट्यूबवेल्स चलाने के लिए, वाटर लिफ्टिंग के लिए, कहीं ना कहीं हम कुछ कोई दूसरा मोटर भी उससे चला ले रहे हैं। ठीक है, बायोगैस से हम क्या कर रहे हैं, बायोगैस बना के हम अपने डीजल इंजन्स को उसे वो दे रहे हैं। अगर डीजल इंजन्स हैं, उसके जगह पे अगर जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम अगर उसमें फीड कराएं, तो कहें हमारा जो कि इंजन उससे रन करता है। ये है हमारा जो कि डीजल इंजन, बायोगैस से जो निकलने वाला जो मीथेन गैस है, जिसको हम रसोई गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डीजल इंजन को चलाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये है हमारा बायो एनर्जी। और विंड एनर्जी के बारे में तो आप जानते ही, जिसको हम विंड मिल के थ्रू उससे उस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं बैटरी में, और जिस जहां पे जरूरत होती है हम वहां पे उसको ले जाके यूज कर सकते हैं। ओके, सभी को क्लियर है यहां तक? यस। ओके, फिर आते हैं, ये है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब देखिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, ये है हमारा
एक इंजन जो हमारा होता था, यहाँ से इतनी सारी जो ब्लैक स्मोक्स निकलती थी, आपने देखा होगा पहले भी, हमारी बहुत सारी मूवीज भी आई हैं, बनी हुई हैं, हैरी पॉटर है, गदर जो 2 आपने अभी रिसेंट में देखा हुआ है। उसमें क्या होता था एक्चुअल में, जो कोल इतने सारे उसमें फीड कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, उसके बाद जो कि लगातार बर्न हो रहा है, कोल लगातार जल रहा है, ठीक है। तो ये यही प्रोसेस इसमें होता है लगातार, यही है हमारा एक्सटर्नल कम्बशन इंजन, ठीक है। तो इसमें लगातार हम कोल फीड करते जाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर हीट हो रहा है। वाटर हीट होके कहाँ जा रहा है, ये स्टीम बना, स्टीम बन के यही है हमारा पिस्टन। ये हमारा पिस्टन, ये हमारा इसके जिसमें जिसमें पिस्टन फिट है, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर्स। ये है इनलेट वॉल्व, ठीक है। यहां से इनलेट हो रहा है स्टीम। अब ये स्टीम क्या करेगा, इसको पुश करेगा। किधर पुश करेगा, इतने प्रेशर से जब ये स्टीम आएगा इनसाइड इंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। और जब पीछे की ओर ये धकेलने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, इस व्हील को भी आगे धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन व्हील में ऐसी डिवाइस लगी होती है कि जो लगातार इस सर्कुलेटरी मोशन में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। ये क्या करते रहता है, कन्वर्ट होते रहता है। और ये है हमारा क्रैंक शाफ्ट, जिसको मैं अभी आईसी इंजन में भी पढ़ाऊंगा। हमारे फ्लाई आगे हम क्रैंक शाफ्ट और उस सब उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पहला चीज है पिस्टन, सिलेंडर, ये सारी चीजें नेक्स्ट में अभी अभी आईसी इंजन में मैं सारी चीजें फिर से बताऊंगा इन सारे इंजन के बारे में, तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। ये हमारा पिस्टन ये से मूव किया। अब ये देखिए कि आगे पीछे जो मूव कर रहा है हमारा पिस्टन, ओके, पिस्टन किस कारण से मूव कर रहा है हमारा, स्टीम, स्टीम के कारण। ये क्या हो रही है, आगे पीछे, मतलब इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ओके। इस मोशंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ओके। रेसिप्रोकेटिंग मोशन, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होता है पिस्टन का, हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, और ये क्रैंकशाफ्ट के थ्रू ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। रोटरी मतलब रोटरी मोशन, रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, तभी हमारा जो कि व्हील आगे बढ़ रहा है, व्हील मूव कर पा रहा है और लगातार ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है इसी की मदद से। तो ये है हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का कॉन्सेप्ट, ये हमारा कैसे काम करता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ओके। अब ये आता है, हम आते हैं इस पे इंटरनल कंबशन इंजन। ये है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, ये है हमारा कंबशन चेंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर में क्या होता है, ये इसमें देखिए इलेक्ट्रिक स्पार्क लगी होती हैं, जो आपके मोटरसाइकिल्स में लगी होती हैं, जहां स्पार्क प्लग जो हम बोलते हैं, वो उसको ही इमेजिन करिए कि वही है, इस वही स्पार्क प्लग ये लगा हुआ है आपके पास, ओके। स्पार्क प्लग है, दो इनलेट, एक इनलेट वॉल्व है, एक एग्जॉस्ट वॉल्व है, ठीक है। ये वॉल्व है, ये इनलेट वॉल्व है, ठीक है, ओके। इनलेट आउटलेट पोर्ट्स, ओके, ये दोनों मिला के एक है इनलेट, एक है आउटलेट, ठीक है। फिर ये क्या है, कंबशन चैम्बर, ये कूलिंग फेस, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। फिर है हमारा गजन पिन पिस्टन, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। फिर ये एक्चुअल में क्या होता है, अब देखिए मैं पहले आईसी इंजन के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, जो हमारा पेट्रोल, अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, मोटरसाइकिल में हमारा कार्ब्यूरेटर लगा रहता है। कार्ब्यूरेटर क्या करता है कि एयर और फ्यूल इन दोनों को मिक्स्ड रेशियो में वो क्या करता है, इसमें फीड करता है, मिक्स्ड रेशियो में वो फीड करता है। फिर क्या होता है, जब कंप्रेस में होता है, ये अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है। तो जब ये एयर फ्यूल मिक्सचर एक बार एंटर कर लिया, वॉल्व क्लोज हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। अब जो उसमें अंदर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, हीटिंग, ओवर हीटिंग होती है उस पर। ओवर हीटिंग होने से क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। अब गर्म होने पे जैसे ही हमारी सिलेंडर इस टॉप पे पहुंचेगी, फिर इसमें क्या होगा, स्पार्क प्लग इग्नाइट होगा, मतलब उसमें करंट फ्लो करते हैं और उसमें स्पार्क जनरेट होता है। जैसे ही इसमें स्पार्क जनरेट हुआ, आप जानते हैं कि पेट्रोल हमारी कितनी तेजी से आग पकड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें पेट्रोल इग्नाइट हुआ एक बार, तो सोचिए उसमें एक्सप्लोजन होता है।
एक्सप्लोजन जब होता है उसमें, तो वो क्या करता है, इस पिस्टन को नीचे धकेलने की कोशिश करता है। ठीक है, और वही जो पावर इसमें डेवलप हुआ है, पिस्टन जब नीचे जाता है तो वो क्या करता है, इस व्हील को लगातार मूव करता है। ओके, ये इस व्हील को मूव करता है, और इसी से आपका जो कि चेन, गाड़ी का जो चेन लगा रहता है वो पीछे व्हील के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यही हमारी व्हील को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है किसमें काम करता है, हमारी जितनी आईसी इंजन्स हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे, ओके, ये सारी चीजें उसमें भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे ये सारे इंजन, हमारी इंटरनल कंबशन इंजन काम करती हैं। और ये पहले यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि ये हमारा स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये केवल और केवल हमारा पेट्रोल इंजन के केस में लगा रहेगा। ठीक है, कार्बोरेटर, अभी इसमें क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग, इसका क्वेश्चन हमारी कहां से बनती है, स्पार्क प्लग कौन सी इंजन में यूज होता है। स्पार्क प्लग हमारी केवल और केवल पेट्रोल इंजन में ही यूज किया जाता है। डीजल इंजन में हमें किसी भी प्रकार की स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन हुआ, पूछा जा सकता है। पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन को, फिर है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डीजल इंजन, इसी पे। तो डीजल इंजन को हम क्या बोलते हैं, डीजल इंजन में किसी भी स्पार्क इग्निशन नहीं होती, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन। इसमें भी कंप्रेशन होता है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं डेवलप कर पाता है जितना कि डीजल इंजन में होता है। तो डीजल इंजन में जितना प्रेशर डेवलप होगा वो कहीं ज्यादा रहता है, और उसमें केवल कंप्रेशन के कारण ही उसमें फ्यूल हमारा इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, फ्यूल, और उसमें क्या किया जाता है, उसमें इंजेक्टर्स लगे होते हैं, इंजेक्टर्स। ओके, सो पहले मैं आपको इसके केवल पेट्रोल के बारे में बताता हूँ, या फिर अगर आप, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको पेट्रोल इंजन के बारे में बताता हूं कि इसको हम स्पार्क प्लग इंजन या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन भी हम इसको बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें से क्वेश्चन बनती है कि कार्ब्यूरेटर किस में यूज होता है। कार्ब्यूरेटर मोस्टली जो कि पूछे जाते हैं, कई तो एक दो एग्जाम में मैंने देखा है इसका क्वेश्चन। कार्ब्यूरेटर किस में यूज किया जाता है, कार्ब्यूरेटर हमारा पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। और कार्ब्यूरेटर का मुख्य काम होता है एयर और फ्यूल को मिक्स रेशियो में देना। ओके, ये है एक एयर और फ्यूल को मिक्स रेशियो, एक सर्टेन रेशियो में उसको मिक्स करके देना, ये होता है हमारा कार्ब्यूरेटर का काम। ठीक है, ये हमारा पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है कार्बोरेटर। ओके, तो यहां तक आप सबको कुछ समझ आ गया होगा, समझ आ रहा है सबको। सर, पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक है कि 2 स्ट्रोक है? उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। पेट्रोल इंजन में हमारा 4 स्ट्रोक भी आता है, 2 स्ट्रोक भी आता है, दोनों स्ट्रोक्स के हमारे इंजन आते हैं। ओके रेशियो कितना जाता होगा सर, फ्यूल और एयर का? जी, फ्यूल और एयर का रेशियो? आगे मैं बताऊंगा उसको। ओके सर। ठीक है, फिर है हमारा हीट इंजन। ओके, सो ये है हमारा, अब देखिए कि हम हीट इंजन आगे आ रहे हैं। थर्मल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो हमारा मिल रहा है, मतलब हमारी थर्मल पावर, जो हमारी गैस रहती है, थर्मल एनर्जी, वो कहां से जनरेट हो रही है, थर्मल हमारा हीट कहां से जनरेट हो रहा है। तो हमारा हीट सोर्स क्या है, फ्यूल ही है हमारे पास। अभी हम पेट्रोल की ही हम बात कर रहे हैं। तो पेट्रोल हमारा फ्यूल है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कि उसको बर्न कर रहे हैं सिलेंडर में, एक्सप्लोड कर रहे हैं। एक्सप्लोड करने से हमारा हीट जनरेट हो रहा है, हीट सिलेंडर को पुश कर रहा है, और वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, और उसी से हम अपनी व्हीकल को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा थर्मल पावर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। ओके, सो आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ये क्या हुआ है, इसको किसने इन्वेंट किया था, निकोलस ऑटो। इसने, निकोलस ऑटो ने इस चीज को डेवलप किया था। उसी के नाम पे जो कि इसको पड़ा है, या तो फिर इसको पेट्रोल इंजन बोलते हैं, या ऑटो साइकिल। जो ऑटो साइकिल, ये एक प्रिंसिपल है, ऑटो साइकिल पे कौन सी इंजन काम करती है, पेट्रोल इंजन काम करती है, या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन काम करती है। ओके, ये है हमारा निकोलस ऑटो, इस पे हमारा सारे पेट्रोल इंजन जितने भी हैं वो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन पे या फिर ऑटो साइकिल पे ही काम करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा डीजल साइकिल, डीजल इंजन। डीजल साइकिल पे कौन सा हमारा इंजन काम करता है,
वो है हमारा डीजल इंजन, जिसको दिया गया था रुडोल्फ डीजल के द्वारा। इसके द्वारा दिया गया था रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल के द्वारा इसको दिया गया था। हीट एनर्जी किसको हम इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जूल्स में मेजर करते हैं, जूल या फिर किलो कैलोरी में। तो ये कहां से हम मेजर करते हैं, ये हमारा इनसाइड द इंजन सिलेंडर होता है। ओके, ये इनसाइड द इंजन सिलेंडर हम उसको फ्यूल को बर्न किया जाता है। ओके, इससे हम इंजन सिलेंडर में यूज करते हैं, जो हमारा बर्न किया जाता है उससे ही हमारा हीट जो जनरेट होता है, और हीट को हम मेजर करते हैं जूल से। ओके, फिर हमारा पावर हम वाट में मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने आपकी ह्यूमन पावर के बारे में बताया और पेट्रो मैकेनिकल एनर्जी या फिर हॉर्स पावर के बारे में बताया। तो ये हमारा किस पे मेजर किया जाता है, वॉट में। ओके, फिर आता है क्लियरेंस वॉल्यूम ऑटो साइकिल। अब इसमें आता है अलग अलग चीजें, देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं हमारी। क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर साइज। ओके, सो आगे इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, अब हमारा आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले इसके इंजन्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक है, इंजन्स के पार्ट्स के बारे में, फिर मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इंजन्स के पार्ट्स जब आपको क्लियर हो जाएंगे, तो ये हमारा टोटल स्ट्रोक क्लियरेंस प्लस वर्किंग स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, ये सारी चीजों में अभी आपको क्लियर करता हूं। ओके, तो ये है हमारा पहला इंजन कंपोनेंट। ओके, सो इंजन्स के कंपोनेंट हमारे क्या क्या है। पहला होता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर, ये वाला हमारा सिलेंडर, ठीक है, जिसमें हमारा ये पिस्टन फिट होता है। ये हमारा पिस्टन फिट होता है, जिसके अंदर वो अप एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, उसको ही हम उसमें सिलेंडर बोलते हैं। जो हम अब जनरल से हम इसको मैं सीधे अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लाता हूं कि ये है हमारा, अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, जो आप फिन्स देखते हैं गाड़ी के सामने, जो इंजन जो एयर के डायरेक्टली एक्सपोज रहता है, वो हमारा सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, वही है हमारा सिलेंडर हेड। उसी के अंदर जो पिस्टन फिट रहता है इस तरह का। ओके, उस तरह का जो इस तरह का जो पिस्टन फिट होता है, उसके ये होता है, उस किसमें फिट होता है, ये सिलेंडर में। इसी को हम सिलेंडर हेड, इसमें देखिए फिन्स बने हुए हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्यों बने हुए हैं ये मैं आगे बताऊं। ओके, ये हमारी जनरल हीट लॉस के लिए बना होता है पिस्टन। ये हमारा पिस्टन है, इसमें जो फिट होता है इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ओके, फिर है ये कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था, जस्ट कि ये याद रखिए कि इसमें आगे मैं बताऊंगा ऐसा करके। तो ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, जो किसको जोड़ती है, क्रैंक से फ्लाईव्हील को। ठीक है, क्रैंक और ये पिस्टन इससे जुड़ा रहेगा, पिस्टन से। और ये हमारा किसको जोड़ती है, ये क्रैंक को। इधर क्रैंक जो जुड़ा रहता है, ये बिग एंड बियरिंग है, ये स्मॉल एंड बियरिंग है यहाँ पे। और यहाँ से हमारा, यहाँ पे पिस्टन इससे जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्रैंक जुड़ा रहेगा, और ये है हमारा क्रैंक। सो क्रैंक इसमें हमारा जुड़ता है, ये वाली चीजें। ये है हमारा क्रैंक, ये है हमारा कैम। तो क्रैंक इससे जुड़ेगा, फिर ये पिस्टन से इसमें जुड़ेगा, फिर ये, और पिस्टन कहाँ जाएगा, इसके अंदर। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो कर रहे हैं, आगे पीछे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ये आगे आपको जब मैं कंबाइन ये व्यू दिखाऊंगा तो ये आपको क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पे जो इतना बड़ा सा हम लोगों को दिख रहा है, ये है हमारा क्रैंक, जिसमें ये बड़ा सा ये लगा हुआ है, ये देखिए बिग एंड बियरिंग, जिसकी मैं आपको बात किया। ठीक है, अब यही है हमारा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड दिख रहा है, ठीक है। फिर है हमारा क्रैंक, ये वाला देखिए, क्रैंक शाफ्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, बड़ा सा हमारा क्रैंक शाफ्ट। फिर है ये फ्लाई व्हील, जो इंजन्स के साइड में जो लगी होती, जो लगातार मूवमेंट करती रहती, इतनी स्पीड से जो फ्लाई व्हील घूमती रहती, जो सारे पावर को स्टोर करके रखता है, वही है हमारा फ्लाई व्हील। जब इंजन लगातार रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ये 4 सिलेंडर इंजन की बात कर रहा हूं मैं। ये 4 सिलेंडर इंजन है, जो हमारा, जो कि मोटरसाइकिल, नॉर्मल मोटरसाइकिल में यूज नहीं होता, ये हमारी ट्रक्स या फिर कार्स में यूज होती है। ओके, सो ये है। तो इसमें ये आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो पाएगा कि कैसे हमारी सिस्टम काम करती है, और सेम सिस्टम यही होता है हमारे मोटरसाइकिल में भी होता है। जो कि हमारी मोटर होती है, मोटरसाइकिल होती है, सिंगल सिलेंडर इंजन होती है। ठीक है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। इसमें देखिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हो सके, इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे डाला है। ओके, ये है इनटेक वॉल। ओके,
इनटेक वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व, हर एक सिलेंडर्स में दो दो वाल्व्स लगे हुए हैं। एक इनटेक वाल्व का काम क्या होता है? एयर्स और फ्यूल मिक्सचर, अगर वो पेट्रोल इंजन है तो, या फिर डीजल इंजन है तो एयर को, ओनली एयर को इनलेट करना है इंजन सिलेंडर्स में। ओके, ये इनलेट वाल्व का काम होता है। इनलेट वाल्व क्यों यूज किए जाते हैं? ठीक है, कई बार पूछा गया है इनलेट वाल्व जो यूज किए जाते हैं। फिर आता है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व का काम क्या होता है? जब उसमें एक्सप्लोजन हो गया, बर्न गैसेस हो गई, जल गई, तो उस एग्जॉस्ट जो जली हुई गैसेस हैं उसको बाहर करने के लिए हमें एग्जॉस्ट वाल्व का उपयोग किया जाता है। ओके, ये एग्जॉस्ट वाल्व का काम। अब इसको ऑपरेट करने वाला कौन सा है? ये हमारे जो वाल्व्स हैं कहां से ऑपरेट होते हैं? ये कैमशैफ्ट से। किस चीज से होते हैं? ये कैमशैफ्ट से। कैमशैफ्ट से ये ऑपरेट होते हैं। ठीक है, ये हमारा कैमशैफ्ट है। फिर आता है इसमें, देखिए ये अगर पेट्रोल इंजन है तो इसमें स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। ओके, स्पार्क प्लग, ये क्लच गियर बॉक्स तो हम आगे पढ़ी, उसमें अलग अलग से उसका पूरा सिस्टम है, उसमें हम जानेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि हमारा इंजन काम कैसे करता है। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर होगा इंजन, इंजन कैसे सर काम कर रहा है। इनलेट का आप क्या फंक्शन बताए? जी, सर इनलेट का फंक्शन क्या बताया आप? इनलेट का फंक्शन ये है कि जैसे अगर हमारा पेट्रोल इंजन है तो उसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर, मैंने कार्ब्यूरेटर की बात की थी, अगर पेट्रोल इंजन है तो। ओके, सो वो इनलेट वाल्व क्या करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को उसमें इनलेट कराता है इंजन सिलेंडर में। ठीक है, और अगर अब हम यस सर। डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में केवल और केवल एयर ही इंटर करता है, फ्यूल उसमें हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, यस सर। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर हम आते हैं कनेक्टिंग रॉड, फिर है इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ओके, हाँ, ये हो गया सिलेंडर, मैंने आपको दिखा दिया। ओके, पिस्टन्स में भी उस पे हो गया, पिस्टन रिंग्स, और है क्रैंकशैफ्ट। क्रैंकशैफ्ट हमारा जो दिख रहा है ये वाली, ये क्रैंकशैफ्ट है हमारा। ओके, यहाँ पे इतने अच्छे से हमें क्लियर दिख रहा है, ये है क्रैंकशैफ्ट। और ये है हमारा, ये हमारा फ्लाई व्हील है, जो बड़ी से मैं बात कर रहा था, यही है हमारा फ्लाई व्हील। ओके, ये हमारा दिया भी हुआ है, क्रैंक, ये फ्लाई व्हील है हमारा, ये है हमारा सिलेंडर पिस्टन्स, ये हमारा क्रैंकशैफ्ट। ओके, और भी, और बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं जो कि इस सिलेबस में उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन सारी चीजों को आपको बता रहा हूँ। फिर इनलेट मैनिफोल्ड और आउटलेट मैनिफोल्ड। ये इनलेट मैनिफोल्ड और आउटलेट मैनिफोल्ड इसलिए बोला जाता है इसमें, ये मल्टी सिलेंडर इंजन, मतलब जहां 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर यूज होता है, तो उसमें इनलेट मैनिफोल्ड या फिर आउटलेट मैनिफोल्ड दिया जाता है। देखिए, हमारा सिंगल सिलेंडर जब होता है तो उसमें क्या होता है कि एक वॉल्व होता है जो करता है, और एक वाल्व होता है जो आउटलेट करता है एग्जॉस्ट गैसेस को। तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, केवल दो वाल्व यहाँ पे होते हैं हमारे सिंगल सिलेंडर। लेकिन जब मल्टी सिलेंडर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मल्टी सिलेंडर्स में चार चार इनलेट वाल्व और 4 एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। ओके, सो इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है एक पाइप के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड, जिससे सारी इनलेट जो एयर्स हैं या फिर एयर फ्यूल मिक्सचर्स हैं वो एक साथ एंट्री करती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है इनलेट मैनिफोल्ड। फिर है आउटलेट मैनिफोल्ड, जो कि एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं, बर्न्ट गैसेस हैं, जली हुई गैसेस है, उसको हम सिस्टम से जब आगे बाहर निकालते हैं, हम उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। वैसे ही एक साथ वो कंबाइन फॉर्म में जुड़ा रहता है, और एक ही हमारे किसी भी, हम ट्रैक्टर की बात करें, चाहे ट्रक्स की बात करें, कार की बात करें, एक ही हमारा साइलेंसर होता है जिससे एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं। तो ये सारे सिलेंडर से, आउटलेट से कंबाइन करके हम उसको बाहर निकालते हैं। ये है हमारा इसे इनलेट और आउटलेट मैनिफोल्ड। ओके, अब इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो कि इस इन चीजों से बनते हैं। देखिए, हमारा जो कास्ट आयरन, ये सिलेंडर है हमारा, वो किन चीजों से बना हुआ है? ठीक है, तो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ हाई कास्ट आयरन। क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, हाई कास्ट आयरन से बना हुआ है। ठीक है, कंबशन प्रोसेस ऑफ सिलेंडर ऑन, ओके, ये तो पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, कास्ट आयरन, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, वेयर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम 2.4 to 4.5%।
ओके। फिर है पिस्टन। पिस्टन हमारा क्या है, ये भी कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक, और ये इसका फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया है कि एयर फ्यूल मिक्सचर या फिर ओनली एयर को ये कंप्रेस करने का काम करता है। ठीक है। फिर है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग यहाँ पे आपको दिखेगा, ये इसमें जो ग्रूव्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे ग्रूव्स बने हुए हैं इसमें, ये हमारी पिस्टन रिंग्स कहलाती है। ये पिस्टन रिंग्स का काम क्या होता है, जब ये सिलेंडर सिलेंडर में फिट होता है, ठीक है, तो सिलेंडर में जब इतने प्रेशर से एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लीक के चांसेस होते हैं उसमें से। ओके, लीक के चांसेस होते हैं, और इतने क्लोज कांटेक्ट में वो लगा रहता है इंजन सिलेंडर से और पिस्टन एक दूसरे से कांटेक्ट में, कि थोड़ा भी बहुत कम गैप में लगा रहता है। तो उस पार्ट को अगर वो लगातार इतने कम गैप में मूवमेंट कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा, एक दूसरे के बीच में घर्षण की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम लुब्रिकेशन के लिए ऑयल लगातार उसमें डाला रहता है। ठीक है, तो ऑयल नीचे जो क्रैंक केस से ऑयल जो जाता है ऊपर, वो पूरे सिलेंडर्स पे स्प्रे होता है, अपने इंजन सिलेंडर्स पे स्प्रे होता है। और जो स्प्रे होने के कारण इसके चारों ओर जब स्प्रे होगा वो, तो स्प्रे होने से ये हमारा जो थर्ड रिंग है, इसमें जो थर्ड रिंग है, वो क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। और जो ऊपर की दो रिंग्स हैं, ये क्या होती हैं, कंप्रेसर रिंग्स बोला जाता है इसको। इसमें टोटल 3 रिंग्स लगी होती हैं, जिसमें पहले के 2 रिंग्स होती हैं वो कंप्रेशन रिंग होती हैं, और नीचे की जो एक रिंग है वो उसको हम लुब्रिकेशन रिंग्स बोलते हैं। ओके, जो लुब्रिकेट करने का काम करती है पूरे सिस्टम को। ठीक है। फिर हमारा आता है क्रैंकशैफ्ट। क्रैंकशैफ्ट क्या काम करता है, इसका फर्स्ट काम होता है, इससे भी कुछ पूछे गए हैं। हाँ जी। ओके, सो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। ओके, हमारा क्रैंकशैफ्ट क्या काम करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशंस को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। फिर आता है हमारा फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। एनर्जी स्टोर मतलब जब हमारा लगातार इंजन वर्क कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे लगातार अगर इंजन वर्क कर रहा है, तो उस एनर्जी को स्टोर करेंगे, जिससे हम डायरेक्टली इंगेज, हम मशीन्स को लगातार चलाएंगे। जैसे कि हम इंजन को एक बार जब स्टार्ट किए, तो रेसिप्रोकेटिंग एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया। ओके, तो एक बार ऊपर गया और एक नीचे आया। ठीक है, तो लगातार इस दौरान हमें कहीं ना कहीं एक बार अगर नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब एक्सप्लोजन के दौरान नीचे गया, अब फिर उसको ऊपर आने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा व्हील, इतना बड़ा व्हील रहता है लोहे का, वो लगातार जब मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम उसने एक बार हमने पुश किया, तो हम उसको तुरंत और स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है कि उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी, वो लगातार जो घूमने की ताकत, उस ताकत को हम यूज करते हैं उस पिस्टन को फिर से ऊपर अपनी इनिशियल पोजीशंस पे लाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या काम करता है, एक तरह से एनर्जी स्टोरेज का काम करता है हमारा फ्लाईव्हील। फिर आता है कैमसेफ्ट। कैमसेफ्ट हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। कैमसेफ्ट का काम क्या होता है कि वॉल्व जो है, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व को प्रॉपर टाइमिंग पे ओपन करना और क्लोज करना। ठीक है, प्रॉपर वॉल्व को एक टाइम पे ओपन करना और क्लोज करना, इसका काम ये अपना कैमसेफ्ट करता है। ठीक है, ये वाला। फिर आता है पिस्टन पिन, इसी को हम बोलते हैं गजन पिन। ठीक है, गजन पिन, गजन पिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेट करके इसको पूछा जा सकता है कि पिस्टन पिन को और क्या बोला जाता है, ये होता है हमारा गजन पिन। ठीक है, कास्ट हार्डन अलाई स्टील। ठीक है, फिर ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये हमारा कनेक्टिंग रॉड ही है जो दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर रेसिप्रोकेटिंग रोटरी मोशन, जैसे कि आपको बताया था। फिर मेड ऑफ ऑफ ड्रॉप फोर्स्ड स्टील, कनेक्टिंग रॉड, इसमें इतने हाई प्रेशर्स लगते हैं, इतने पहले कंप्रेशंस के बाद वो इतना शॉक, एक्सप्लोजन का शॉक एब्जॉर्ब करता है,
फिर उसके बाद फिर से वापस उसको मोशन से अप डाउन अप पोजीशन पे भेजता है, इसलिए इसमें ड्रॉप फॉर्ज स्टील का यूज किया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार की ब्रेकेज ना हो। फिर आता है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, इनलेट मैनिफोल्ड और आउटलेट मैनिफोल्ड। ओके, फिर अब हम आते हैं इस पे नेक्स्ट। अब आता है ये ऑटो साइकिल, मैंने यहाँ पे इस आपको लिया हुआ था, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब देखिए, ये मान के चलिए ये है हमारा सिलेंडर, ठीक, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, यहां से वो वर्क कर रहा है। ओके, सो क्लियरेंस वॉल्यूम इसमें क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ये वाली चीजें, ये हमारे जब मोशन करती है, ये हमारे सिलेंडर है यहां से यहां तक। ये है हमारी टोटल ये सिलेंडर। ओके, ये हमारी टोटल सिलेंडर है। तो सिलेंडर में क्या होता है कि ये यहाँ पे टॉप से बॉटम की ओर मूव कर रही है, ठीक है, तो ये जहां तक ये मूव करता है, ठीक है, यहां से अगर ये यहां तक हमारा मूव कर रहा है हमारा सिलेंडर अप एंड डाउन, यहां से यहां तक, तो यही हमारा कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम वो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर तक वो पहुंच रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, जितना वॉल्यूम वो हमारा पिस्टन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब आता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है कि इतना हमारा पिस्टन ट्रेवल किया, उसके बाद इसमें इतना छोटा सा एक बहुत माइनर सा एरिया इसमें बचता है, किस चीज के लिए? उस कंप्रेस्ड एयर के लिए, और किस लिए? फ्यूल के बर्न होने के लिए। फ्यूल का जो बर्न होता है उस क्लियरेंस स्पेस में ही होता है, और क्लियरेंस स्पेस में जब बर्न होता है उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, सो क्लियरेंस वॉल्यूम ये हमारा हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल स्ट्रोक, हम इसी को स्ट्रोक बोलते हैं, क्लियरेंस प्लस वर्किंग स्ट्रोक, इसी को हम क्लियरेंस स्ट्रोक मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो पुश करता है तो वही हमारा वर्क होता है जिसको हम काम करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको वर्किंग स्ट्रोक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी टोटल, ये है हमारे क्लियरेंस वॉल्यूम, आपको क्लियर हो गया होगा, ये स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये सिलेंडर साइज मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर टोटल वॉल्यूम जैसे कि मैं गाड़ी में बताऊं तो हम क्या बोलते हैं, हमारी गाड़ी कितनी कैपेसिटी की है, तो 125 सीसी, 100 सीसी, या फिर आप कारों में देखे होंगे तो 1.4 एल, ये लीटर लिखा होता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है? वो टोटल सिलेंडर्स का वॉल्यूम ही होता है। एक्चुअल में टोटल सिलेंडर मतलब 100 सीसी, अगर हम बोले हमारी जो अगर स्प्लेंडर नॉर्मल स्प्लेंडर गाड़ी की हम बात करें तो वो 100 सीसी की गाड़ी आती, तो वो क्या है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ये उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? ये तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर हमारा सर्कल का। ठीक है, और सिलेंडर हम किसमें क्या करें, अगर एच जोड़ दें, एच अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम कितना है? ये बराबर होता है हमारा 100 सीसी का, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही है हमारा 100 सीसी की बाइक, जो जिसका वॉल्यूम होता है इतना। अब इसी की जगह में अगर हम मल्टी सिलेंडर्स की बात करें तो कभी हमने कार पे लिखा होता है 1.4 एल, 2 एल का लिखा रहता है, तो वो मतलब हाई पावर इंजन में यूज होता है। हाई पावर मतलब जितने ज्यादा उसकी सीसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सीसी बढ़ती जाती है उसका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता जाता है, उसका पावर बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा उसमें पावर डेवलप होगा। ठीक है, जितने जैसे जैसे उसकी सीसी बढ़ती जाती है। फिर है पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी। अच्छा हाँ, और आप एक ने क्वेश्चन पूछा था कि पेट्रोल इंजन में हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना रहता है, तो वो जनरली हमारा 14:1 तक जो कि उसमें मिक्सचर करते हैं, एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाता है।
ठीक है, 40:1 to 22:1 हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर वो किया जाता है। फिर है पेट्रोल इंजन इफिशियंसी। हमारी पेट्रोल इंजन जो हमारी गाड़ियां होती है उसकी इफिशियंसी काफी कम होती है, 25 to 32%। और डीजल इंजन की जो हमारी इफिशियंसी होती है वो हमारा 32 to 38% तक वेरी करती है। बस हम केवल अपने फ्यूल का जो हमारा फ्यूल 1 लीटर है उसकी हम इसमें 1 लीटर अगर हम पेट्रोल की बात करें तो हम उसकी केवल 25 to 32% एनर्जी ही हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बाकी एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में वेस्ट चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं हम डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल, इन दोनों में हम कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, फ्यूल फ्यूल हमारा कितना यूज किया जाता है इसमें डीजल साइकिल में? फ्यूल यूज डीजल, डीजल फ्यूल इसमें यूज किया जाता है। सर फिर हेलो, सर जो उसका एफिशिएंसी है सर, उसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते कभी, पेट्रोल ये इंजन का या डीजल इंजन का? वो एक रिसर्च वर्क है जिसको आगे अगर जब बढ़ाया, हाँ ऑफ कोर्स बढ़ाया जा सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं बढ़ाया जा सकता, उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम की जरूरत हो जहां पे हीट लिबरेट मतलब बाहर ना जाए सिस्टम से। ठीक है, सो ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। ठीक है, सो ये हम इसमें टॉपिक में ही बात करेंगे, उसमें अगर मैं बात करूं तो फिर वो आगे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो वैसा सिस्टम भी बनाया जा यस सकता सर। है, इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाई जा सकती, ऑफ कोर्स बढ़ाई जा सकती है। यस सर। ओके, तो ये है हमारा डीजल फ्यूल। हाँ, तो हम डीजल इंजन में हम किस चीज की क्या यूज करते हैं? फ्यूल के रूप में डीजल फ्यूल को यूज करते हैं। और पेट्रोल इंजन हमारा जो ऑटो साइकिल पे काम करता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल या फिर कैरोसिन। ओके, अब कंप्रेशन रेशियो जो हमारा वेरी कर रहा है 14:1 to 20:1, ये है कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया अभी, आगे आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। कंप्रेशन रेशियो ये होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, कंपेयर सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम, आगे मैं बताऊंगा इसको। ओके, सो ये है हमारा कंप्रेशन रेशियो 14:1 to 20:1। और ये हमारा ऑटो साइकिल, देखिए कंप्रेशन रेशियो इसमें कम हो जा रहा है, मतलब इसमें देखिए डीजल फ्यूल में इतना टाइम इतना ज्यादा 14 टाइम्स, मतलब एयर के कंपैरिजन में वो 14 टाइम्स उस क्लियरेंस वॉल्यूम से 14 गुना वो ज्यादा कंप्रेस कर देता है एयर को। इसी कारण से इसको बोला जाता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या इसी को सीआई इंजन बोला जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे नाम्स हैं जिनको आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये चीजों को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसको सीआई इंजन बोलते हैं, इसको एसआई इंजन बोला जाता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, ये सीआई इंजन बोलते हैं इसको, इसको एसआई इंजन बोलते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा कंप्रेशन रेशियो देख लीजिए, 14:1 to 20:1। फिर एक कंप्रेशन रेशियो हमारा जो कि है इसमें पेट्रोल इंजन का 4:1 to 8:1। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन के केस में, क्योंकि हमारे पास स्पार्क प्लग लगे होते हैं तो हमें बर्निंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फिर थर्मल इफिशियंसी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैसे हमारा डीजल इंजन की रहती है। फिर अब देखिए यहाँ पे आता है ओनली एयर इंटर इन द कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर में क्या इंटर करता है? केवल और केवल उसमें एयर इंटर करता है। ठीक है, केवल और केवल एयर इंटर करता है कंबशन चैम्बर में। अब इसमें स्पार्क स्पार्क बोलता हूँ, इंजेक्टर इंजेक्टर्स लगे होते हैं, जिससे हम डीजल फ्यूल को हाई प्रेशर से हम उसमें इंजेक्ट कराते हैं, हाई प्रेशर से इंजेक्ट कराते हैं। ओके, इसको ये क्लियर करूंगा मैं इन सारी चीजों को। तो ये हाई प्रेशर से जब हम इंजेक्ट कराते हैं तब वो वहां पे बर्निंग होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है? एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, तो एयर एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग जो कि उसको जलने में मदद करता है, तो वो इजिली कंबस्टिबल होता है। फ्यूल कंजम्पशन हमारा डीजल इंजन में कम होता है, हमारा फ्यूल कंजम्पशन, उसकी फ्यूल डीजल इंजन की इफिशियंसी थोड़ी हाई होती है, तो उसका फ्यूल खपत कम होता है इसका। लेकिन पेट्रोल इंजन में हमारा जो कि इफिशियंसी कम होती है, तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है, फ्यूल ज्यादा खपत करता है। ठीक है, फिर कंप्रेशन प्रेशर्स की बात करें तो कंप्रेशन प्रेशर काफी हाई होता है इसमें, देखिए 35 to 45 kg/cm स्क्वायर का प्रेशर यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, और फिर ये हमारा आता है पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो 6 to 10 kg/cm स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा
अब देखिए डीजल साइकिल की इफिशियंसी का जो कि फॉर्मूला है, तो ये आप नोट करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारे डीजल इंजन की इफिशियंसी क्या है, ये हमारी पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी क्या है। ओके, फिर आते हैं, ये हमारे इंजन कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने दिखा दी थी। फिर आता है हम नेक्स्ट। सो स्पार्क प्लग हमने देखा ही होगा, स्पार्क प्लग हमारे इंजन पे लगा हुआ था। फिर है, ये है वाल्व। ये हमारे जो इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही लगभग सिमिलर, बहुत ही माइनर इसमें डिफरेंस होता है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व में। जब हम इंजन जब ओपन करते हैं हम मैनुअली, जब अगर हम इमेजेस में देखें तो हम इमेजेस में इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सा इनलेट है कौन सा आउटलेट है। इसको हम जब एक वर्चुअली इसको देखेंगे तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इनलेट है और कौन सा आउटलेट है। ओके, काफी माइनर इसमें डिफरेंस होता है। और ये देखिए, ये है हमारा कैम शाफ्ट। ठीक है, अब देखिए ये आउटर के सिस्टम है। अब मैंने जो आपको इंटरनल सिस्टम जो आपको दिखाया हुआ था, ये वाली सिस्टम, ये है इंटरनल सिस्टम जितने हैं जो कि इंजन के सिलेंडर के अंदर किसके अंदर फिट होता है। अभी जो मैंने आपको ब्लॉक दिखाया, एक जो इंजन की जो बॉडी पूरी दिखाई, उसके अंदर ये सारे सिस्टम्स फिट होते हैं। ओके, ये हमारा सिलेंडर, ये है हमारा सिलेंडर वॉल, यही है हमारा सिलेंडर जिसमें हमारा पिस्टन फिट होता है। ठीक है, फिर है देखिए इसमें वाटर जैकेट्स लगे हुए हैं जो कि इसके चारों ओर, सिलेंडर के चारों ओर वाटर लगातार घूमते रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसको ठंडा भी करना रहता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इतना इतना हीट होता है यहाँ पे। फिर है कैम शाफ्ट हाउसिंग, कैम शाफ्ट इसमें फिट होता है। क्रैंकशाफ्ट हाउसिंग, क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे फिट होगा, जो नीचे बड़ा सा क्रैंकशाफ्ट मैंने दिखाया तो वो यहाँ पे फिट होता है। फिर है हमारा सिलेंडर बोर, इसी को बोला जा रहा है सिलेंडर बोर, ये है हमारा सिलेंडर बोर। फिर है डेक सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा जो सरफेस है ये पूरा दिखाया जा रहा है यहाँ पे, यही है। इसमें पूरे ग्रूव्स अंदर इंटरनली, इसमें जैसे हमारी जो शरीर इसमें वेंस रहती हैं, हमारी नाड़ियां रहती हैं, सेम वे ऐसे ही इसको कास्टिंग किया जाता है कि इसमें इतने सारे सिस्टम्स एक साथ असेंबल्ड होते हैं पूरे। ओके, सो ये है हमारे पूरे सिस्टम्स। और अच्छे से अगर क्लियर में दिखाऊं तो ये है हमारा ओवरऑल सिस्टम। ठीक है, वॉल्व स्प्रिंग, इसमें वॉल्व इंटरनल कंपोनेंट है। ये देखिए मैनीफोल्ड कैसे जुड़ा रहता है, इन ये वाला इनलेट या फिर एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, दोनों में से कोई एक का है ये। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं लगभग, इनलेट और एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड। तो ये है देखिए, इसमें देखिए चार, अगर ये सिलेंडर इंजन है तो चार इनलेट यहाँ पे लगा हुआ है और चारों को एक साथ यहाँ पे एंट्री कराया जाता है। ओके, फिर है ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर, जो इंजेक्टर की मैं बात कर रहा था जो हम यूज करते हैं डीजल इंजन में, तो वो ये है हमारा इंजेक्टर, जिसमें एकदम हेयर केस, जो हमारा जो हेयर बाल होती है उसके जैसे उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिससे इस फ्यूल को स्प्रे किया जाता है बहुत हाई प्रेशर से। ओके, बहुत हाई प्रेशर से लगभग इसको स्प्रे किया जाता है। फिर है हमारा कैमशैफ्ट, फिर है सिलेंडर लाइनर, और ये हमारा स्पार्क प्लग, सिलेंडर हेड, और ये गैस्केट। यहाँ पे क्या लगता है कि ऊपर में जो वाटर जैकेट यहाँ पे हमें दिखाया था उसके ऊपर में ये गैस्केट लगता है। ये क्या करता है, दोनों जो ऊपर से और पार्ट्स लगते हैं उन दोनों को सील करने का काम करता है। ओके, और फिर है ये हमारा रिंग्स, ये क्या काम करते हैं, ये है हमारा ऑयल रिंग, फिर है ये दो हमारा कंप्रेशन रिंग। ओके, ये वो टाइमिंग बेल्ट वो आगे की प्रोसेस है। फिर आता है फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन मतलब ये क्या होता है, इसमें फोर स्ट्रोक होते हैं। जितने भी आजकल हमारी मोटरसाइकिलें आती हैं वो सारी फोर स्ट्रोक इंजन होती हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि हमारा चार, वन वन पावर स्ट्रोक फॉर एवरी टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशैफ्ट। तो क्रैंकशैफ्ट अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा क्रैंकशैफ्ट। ओके, मैं आपको वहां पे पिक्चर्स में दिखाता हूं, ये वाला। अगर इसमें ये रिवॉल्यूशन करेगा तो ये क्या होगा, एक बार नीचे आएगा एक बार ऊपर जाएगा। ये क्या काम करेगा, एक बार इसमें रिवॉल्व होगा, ये एक बार रिवॉल्यूशन इसमें कंप्लीट करेगा। ये होगा हमारा 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री, एक बार हमारा पिस्टन यहाँ से टॉप से, दैट इज वन स्ट्रोक। और जब टॉप फिर बॉटम से टॉप जाता है दूसरा स्ट्रोक। ठीक है, फिर ऊपर से नीचे, तो ऐसे जब ये चार बार करता है मतलब टोटल 720 डिग्री जब ये मूव करता है,
और उसमें जब ये 1 स्ट्रोक करता है, एक पावर स्ट्रोक होता है, मतलब एक बार फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं इसको 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में प्रोसेस सेम यही रहेगा, वो एक ही बार में सारे प्रोसेस, मतलब कम इनलेट इनलेट ऑफ एयर इन फ्यूल मिक्सचर फिर आएगा, और एक बार में ही फिर यहाँ पे जाएगा तो पावर स्ट्रोक होगा, और उसी में फिर से वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे 4 प्रोसेस हैं वो एक ही बार में जब कंप्लीट करता है, तब हम उसको बोलते हैं इसको 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। ये सारी चीजें और मैं इसको क्लियर से आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में, अभी आपको ये समझ लीजिए ये सारी चीजों के बारे में, इस बारे में और मैं डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, ओके। फिर हम आते हैं आगे। ये 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ओके, मतलब 720 डिग्री जब घूमती है हमारा क्रैंकशाफ्ट तो 1 पावर स्ट्रोक होता है, तो हम उसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। और जब 1 स्ट्रोक फॉर एवरी 1 रिवॉल्यूशन ऑफ 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट दैट इज 360 डिग्री में जब एक पावर स्ट्रोक होता है, तब हम उसको बोलते हैं हमारा 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। पावर फॉर सम सिलेंडर वॉल्यूम इज स्मॉल, ओके। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि ये कम पावर जनरेट करता है, जैसे कि अगर हम नॉर्मल हमारी जो अभी नॉर्मल मोटरसाइकिल है उसकी बात करें तो उसकी पिकअप हमारी काफी कम एज कंपेयर टू अगर हम स्कूटर या फिर जो आप जानते हैं यामाहा RX 100, ये सारे 2 स्ट्रोक इंजन हैं, ओके। ये जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन है उनकी पिकअप कैपेसिटी जो इसमें मूव करने का वो काफी स्पीड उसमें रहता था, कि बहुत हाई पिकअप उसमें रहता था, तो वो था, लेकिन उसकी इफिशियंसी मतलब उसकी पेट्रोल कंजम्पशन काफी ज्यादा थी, ओके। उसका फ्यूल कंजम्पशन काफी ज्यादा था 2 स्ट्रोक इंजन का, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया। और उसमें जो कि हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती थी, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया, और सारे ये भी इंजन हैं वो सारे 4 स्ट्रोक में हमारे आ गए हैं। देखिए इसमें वॉल्व मैकेनिज्म, हमारा 4 स्ट्रोक मैकेनिज्म में क्या होता है, तो 2 वॉल्व होते हैं, एक इनलेट वॉल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वॉल्व होता है। और हमारा 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, हमारा पोर्ट्स होते हैं, 3 पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और एक ट्रांसफर पोर्ट, 3 पोर्ट्स होते हैं इसमें, एक इनलेट पोर्ट, एक एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। इसमें वॉल्व नहीं होता 2 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन ये काफी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये काफी चीपेस्ट होता है, ये स्मॉल वेट भी होता है इसका। फ्यूल कंजम्पशन हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में कम होता है, ये 15% इसमें ज्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2 स्ट्रोक इंजन की, इसमें जो कि हम एग्जॉस्ट गैसेस को प्रॉपरली नहीं निकाल पाते थे, इस कारण से हमें जो कि इसे 4 स्ट्रोक इंजन के साथ रिप्लेस करना पड़ा। इसमें जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस थी उसको हम प्रॉपरली नहीं निकाल पाते थे, ठीक है। और इसकी जो इफिशियंसी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन हाई, मतलब ये हम लंबे समय तक इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, ये बहुत जल्दी हीटिंग ओवर हीटिंग होता था, ओके। जो कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें आग जलने की जो समस्या आ जाती थी, तो वो इस कारण से होता था। फिर है फिर चेंजेबिलिटी ऑफ आरपीएम, हाई आरपीएम, इसमें हाई आरपीएम हम जो कि बड़ी फ्लाई व्हील लगा के हम हाई आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते थे इंजन को, लेकिन इसमें क्या होता था कि इसमें हम लो आरपीएम, मतलब इतनी बड़ी फ्लाई व्हील नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी उसमें इतनी नहीं होती थी हमारी इंजन की। फिर है लुब्रिकेशन इंडिपेंडेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट, जैसे मैंने अभी इतना बड़ा सिलेंडर ब्लॉक दिखाया जिसमें क्या था, ऑयल सर्किट लगा हुआ था, जिसमें सारे लुब्रिकेशन के लिए इतने सारी उसमें वेंस लगे हुए थे। और इसमें क्या होता है, मिक्स्ड फ्यूल, मतलब क्या होता था, जो पहले जो उसमें जो नॉर्मल स्कूटर आता था उसमें क्या करते थे, हम पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स करना पड़ता था, पेट्रोल के साथ हमें ऑयल डालना पड़ता था, किस लिए, लुब्रिकेशन के लिए, स्कूटर में हमें, तो वो चीज होता था, उसमें हमें क्या करता, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालना पड़ता था, ठीक है। कार्बन डिपोजिशन जब हमारा जो कि 4 स्ट्रोक इंजन में ये कार्बन की जो समस्या आ रही थी वो कम हो गई, इसमें नहीं आता कार्बन, लेकिन इसमें क्योंकि मिक्स्ड फ्यूल हम पेट्रोल और इसमें ऑयल, तो ऑयल में क्या होता है, पेट्रोल ऑयल अगर हम देखें तो दोनों में कार्बन कंटेंट काफी हाई होता है, तो जैसे ही हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन जो काला काला बैठ जाता है वही है उसका कार्बन कंटेंट, तो ऑयल में काफी कार्बन कंटेंट है। तो जैसे ही अगर ऑयल बर्न होना है इनसाइड द सिलेंडर,
तो ऑब्वियस ही बात है उसमें सारी चीजें वो डिपॉजिट होंगी इनसाइड द सिलेंडर। और यही कारण होता था कि कभी हमारा जो कि स्कूटर स्टार्ट नहीं होता था, ठीक है, तो हमें कई बार हमें स्पार्क प्लग निकाल के उसको साफ भी करना पड़ता। तो वो कार्बन डिपोजिशन के कारण होते हैं। आजकल के इंजनों में ये बहुत कम होती है केसेस, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली गई है। फिर है कूलिंग। तो कूलिंग इसमें नॉर्मल तरीके से कूलिंग हो जाती है, जिसमें हमारे फिन्स लगे होते हैं, जो हमारी सिलेंडर हेड सामने की इंजन में लगी रहती हैं, उसमें फिन्स लगे रहते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में आता है उतना वो हीट लॉस करता है हमारा इंजन। फिन्स क्यों लगी होती हैं? हीट लॉस करने के लिए। जितनी ज्यादा गर्म होगी तो उतनी जल्दी वो हीट लॉस करे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके, इसलिए उसमें फिन्स लगी होती हैं। तो फिन्स की क्यों लगी होती है? हीट लॉस करने के लिए। इसमें क्या होता था? चांसेस ऑफ ओवर हीटिंग होता था। सेल्फ वेट इन साइज हैवी एंड लार्ज, इसका जो कि थोड़ा लार्ज साइज का रहता है इसमें जो इंजन यूज करते हैं, और ये काफी स्मॉल होता है और ये हल्का होता है, ठीक है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ इंजन पावर, ठीक है। सो बोर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारा क्या होता है? ये जो नॉर्मल टॉप टू बॉटम जो हमारा टोटल वॉल्यूम जैसे रहता है, ये हमारा जितना बड़ा सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है, ये वाला अगर हमारा पिस्टन है जो टॉप से बॉटम मूव करता है, और ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके, सॉरी, ये अगर हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है यहाँ से, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम मान लेते हैं, जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ये टोटल हमारा क्या है? इसी को हम बोर बोलते हैं। जनरल भाषा में क्या बोला जाता है इसको? बोर, जिसको हम सिलेंडर डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर का डायमीटर ये वाला, इसका डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर है ओवरऑल, इसी को हम बोलते हैं सिलेंडर डायमीटर, उसी को बोला जाता है बोर डायमीटर, इसी को बोर बोला जाता है। स्ट्रोक लेंथ, लेंथ ऑफ टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, यह है हमारा टॉप डेड सेंटर, टू बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, यही है हमारा क्या है? स्ट्रोक लेंथ। ये है हमारा स्ट्रोक लेंथ। एक बार जब टॉप से बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम जब आता है, एक बार जब ऊपर से या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, तब हम उसको वन स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक टू बोर रेशियो, स्ट्रोक बोर रेशियो मतलब स्ट्रोक की लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है, जितना हमारा सिलेंडर टॉप टू बॉटम मूव करता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और उसकी डायमीटर सिलेंडर, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक बोर रेशियो। हमारी जो मशीनें जितनी भी डिजाइन होती हैं, वो इसका जो रेशियो होता है ये इसके बीच में होता है, 1 to 1.5 के रेंज में, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता किसी भी सिलेंडर का जो कि स्ट्रोक और बोर रेशियो, ठीक है। इतना ज्यादा हमारा यूज नहीं है, जनरली हमारे ट्रैक्टर में यूज किया जाता है 1.25 का बोर रेशियो जनरली यूज किया जाता है। स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम इज अ वर्किंग वॉल्यूम, और इसका जो फॉर्मूला है ये देख लीजिए, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, यही है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब हमारा जो सिलेंडर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, मतलब ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, यही है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम, ओके। फिर है कंप्रेशन रेशियो, ये देखिए कंप्रेशन रेशियो टोटल वॉल्यूम वीटी से जो डिनोट कर रहा है। फिर है V1, इसी को हम V1 वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम जो हम बोल रहे हैं, और ये क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम, VC से जो डिनोट कर रहा है, किया जा रहा है VC से, ठीक है। तो ये है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, इसी को V1 से डिनोट किया गया है, अपॉन VC क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको V2 से डिनोट किया है। यही है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम पेट्रोल इंजन के केस में 4:1 to 8:1 यूज कर रहे थे, और हमारा डीजल इंजन के केस में काफी हाई था, ठीक है। यही है हमारा कंप्रेशन रेशियो। फिर है हमारा पावर वॉट, पावर जो वॉट में हम यूज कर रहे हैं, जूल पर सेकंड, जिसको वॉट बोलते हैं। फिर आता है इंडिकेटेड पावर। अब ये इंडिकेटेड पावर मतलब, अब देखिए पावर मेजरमेंट की एक्चुअल में हमारी जो बात है वो आ गई। पावर, इंडिकेटेड पावर मतलब ये क्या होता है? हमारा जो इंजन सिलेंडर में जब फ्यूल बर्न हुआ, जब फ्यूल, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब बर्न हुआ, तो उस समय पे जो पावर है इनसाइड दिस इंजन सिलेंडर, इनसाइड द इंजन सिलेंडर, उसको जब हम मेजर कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, या फिर इंडिकेटेड पावर, ओके। जो इंजन सिलेंडर्स के पावर होती है अंदर में जो डेवलप होता है, जो पिस्टन को पुश करता है, ये होता है हमारा इंडिकेटेड पावर। अब दूसरा क्या है यहाँ पे? ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होता है? जो इंजन से पहले इंडिकेटेड पावर इंजन सिलेंडर में डेवलप हुई, उसने पिस्टन को पुश किया, पुश करके वो कहाँ? क्रैंकशैफ्ट पे आया, क्रैंकशैफ्ट कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, क्रैंकशैफ्ट से कहाँ पे पहुंचा? वो
फ्लाई व्हील पे जब पहुंचा, फ्लाई व्हील पे जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल होती है, जिसपे हम या तो पट्टे से या फिर हमारे गाड़ियों में जो चेन लगी होती है उससे हम व्हील को घुमाते हैं, फ्लाई व्हील के जरिए ही हम व्हील को घुमाते हैं। ठीक है, तो जो फ्लाई व्हील में जो पावर स्टोर रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। ओके, ब्रेक पावर बोलते हैं उसको। तो इंडिकेटेड पावर, अब उसमें इंडिकेटेड पावर क्या होता है? इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर मतलब अगर पिस्टन को नीचे धकेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन लॉस होता ही होता है। ठीक है, तो जब हम उन लॉसेस को इंक्लूड करते हैं तो वो टोटल इंडिकेटेड पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम उस लॉसेस को भी हम कंसिडर करते हैं, वही होता है हमारा टोटल इंडिकेटेड पावर। ओके, सो आज के हमारे जो कि जो कुछ कुछ हमारे जो है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हमें रिमेम्बर करने हैं, वो है हमारा कार्बोरेटर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। क्या काम करता है हमारा कार्बोरेटर? तो इसका काम होता है मिक्स्ड फ्यूल विथ एयर। एयर को जो कि फ्यूल के साथ मिक्स करने का काम क्या करता है हमारा कार्बोरेटर काम करता है। ठीक है, और 1 HP हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, ये है हमारा आज कंप्लीट 746 वॉट, दैट इज 0.746, या फिर वॉट भी हम बोल सकते हैं, क्या किलोवाट में अगर हम करके तो 0.746 किलोवाट। या फिर अभी आप ये समझ लीजिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 746 वॉट। ओके, आज की हमारी क्लास, आप अगर जो भी अपने क्वेश्चंस आपके रेज हो रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं आपस, और अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप मुझे comment में भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। क्वेश्चन है क्या कुछ ये हाँ, क्वेश्चन है क्या किसी का कोई कुछ एनीवन क्वेश्चंस कोई? सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? क्या चीज? पीडीएफ? क्लिप में डल जाएगा वो। यस सर। ओके।